तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्दर पार्टीज। हम लोग देखो यहाँ पे जब हम लोग बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की डिस्कस कर रहे थे तो हमने समझा था टू बी अ रेसिडेंट तुमको 182 डेज या उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में रहना होगा, या फिर 60 डेज प्रीवियस ईयर और 365 डेज पिछले 4 साल। अगर ऐसा करते हो तो यार रेसिडेंट। सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ मेंबर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, मतलब एम्प्लॉयमेंट ही है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं है, उसको रेसिडेंट रहने के लिए 182 डेज ही स्टे करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक कंडीशन आती है, तो ये तो एक बंदा इंडिया को छोड़ के जॉब के लिए जा रहा था, तुम इंडिया से छोड़ के बाहर ही जाके रहने लगा। यू आर ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? जो खुद या उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, उसको बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहाँ पे इंडियन सिटीजन होना जरूरी नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना जरूरी है। तुम या तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हो तो यू आर ट्रीटेड एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अगर तुम ऐसे हो तो इन सच केस तुम्हारे और तुम इंडिया के बाहर जाके रह रहे तो इंडिया में विजिट के लिए आता है, और विजिट के लिए जब आता है तुम्हारे फैमिली मेंबर्स बहुत लोग मिलने फ्रेंड्स लोगों से तुम आता रहता है, तो आता रहता है तो तुम्हारा वही अल्टीमेटली हुआ 100 दिन मतलब हर साल 80 दिन 100 दिन तुम आ जाता है, तो तुम उस सेकंड कंडीशन में फॉल कर जाएगा। उसको भी एक्सेप्शन में डाल रखा था। अब उसके लिए दूसरा क्राइटेरिया डाल दिया। एक दूसरा क्राइटेरिया कि यहाँ पहले ऐसा था तो यहाँ पे क्या था, वेर एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया, इंडिया के बाहर ही रहते हो, इंडिया में घूमने फिरने के लिए आते हो, तो वो थर्ड कंडीशन था, वही यही था कि एक्सेप्शन है वो, बट उसको अमेंड कर दिया गया। अमेंड करके क्या किया गया, अब ये कंडीशन डाल दिया, बोला इफ इन केस एन इंडियन सिटीजन, तुम इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, देखो इंडियन सिटीजन तो सिटीजनशिप है, कोई बाहर वाला भी इंडिया में आके सिटीजनशिप ले सकता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ स्टे, तो तुम इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तुम ले नहीं सकता है, वो तो भाई बर्थ होगा। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तुम हो या फिर इंडियन सिटीजन हो, इंडिया के बाहर रहते हो, इंडिया में घूमने फिरने के लिए आते हो, तो इन सच सर्कमस्टांसेस तुमको रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उसके लिए क्या कंडीशन है। देखो उसके लिए क्या कंडीशन है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का सेकंड कंडीशंस में थोड़ा सा अमेंडमेंट है। पहला पार्ट नंबर वन इज या हर टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज इज 15 lakhs और लेस। मतलब अगर जो पर्सन है उसका इंडिविजुअल है, उसकी इनकम अदर देन द फॉर्म क्या बोल रहे, अदर देन फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज, मतलब ऑब्वियस सा बात है वो इंडिया के बाहर रहता है, इंडिया में आता रहता है तो इंडिया में भी अर्न करता होगा, बाहर भी अर्न करता है, तो बोलता है अदर देन फॉरेन रिसोर्सेज छोड़ दो, फॉरेन की इनकम मत देखो, इंडिया की इनकम 15 लाख या उससे कम है, 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इन सच केस उसका स्टेटस में हम लोग क्या देखेंगे, वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, कैसे चेक करेंगे, हम लोग देखेंगे उसका टोटल स्टे इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी उसको रेसिडेंट मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल कैटेगरी में डाल दिया, समझ रहे। अगर तुम्हारा इनकम, तुम इंडिया के बाहर रहते हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तुम्हारी इनकम जो है फॉरेन रिसोर्सेज अदर देन फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज छोड़ के इंडियन इनकम 15 लाख या उससे कम है, तो इन सच सर्कमस्टांसेस तुम्हारा कंडीशन क्या है, रेसिडेंट होने का नॉर्मल कंडीशन है 182 डेज प्रीवियस ईयर में स्टे करना पड़ेगा, तभी तुम रेसिडेंट होगे, नहीं तो नहीं होगे। बट अगर तुम्हारी इनकम अदर देन द फॉरेन रिसोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है तो यहाँ थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया। थोड़ा सा अमेंडमेंट क्या कर दिया, बोलता देख अगर तुम 182 डेज रहेगा तो कुछ बोलना ही नहीं है, तुम तो रेसिडेंट हो, वो तो सबके लिए अप्लाई होता है, लेकिन अगर 182 डेज से कम है तो भी तुम यहाँ पे रेसिडेंट हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, 60 दिन हट गया, 60 दिन की जगह क्या आ गया, 120 दिन आ गया। तो बोलता है कि कंडीशन नंबर 2 इज तुम अगर 120 दिन प्रीवियस ईयर में स्टे कर रहे हो और पिछले 4 सालों में 365 दिन स्टे कर रहे हो तो हम तुमको रेसिडेंट मान लेंगे, क्योंकि तुम इंडियन इनकम कमा रहे हो अच्छी खासी, तो इन सच केस तुमको हम रेसिडेंट मानेंगे, टैक्स लेंगे। कब, अगर तुम्हारा स्टे या तो 182 डेज है या 182 डेज से कम है, तो 120 दिन प्रीवियस ईयर में है और पिछले 4 सालों में 365 दिन है, तो हम तुमको रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना। और ये वाला पार्ट को ना तुम लोग स्ट्राइक ऑफ कर दो, 13 में तो हम हटा के दिए, तुम लोग स्ट्राइक ऑफ कर दो क्योंकि ये काम का नहीं है। ये पार्ट समझ में आया। अब एक पार्ट और समझते हैं, जो ये भी नोट्स नंबर 2, ये भी तुम लोगों का अमेंडमेंट्स में आया हुआ है, ये है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A डीम्ड रेसिडेंट, मतलब आप रेसिडेंट नहीं हो तो मान लेंगे आप रेसिडेंट हो, रेसिडेंट नहीं हो मानेंगे रेसिडेंट हो।
और मानेंगे रेसिडेंट हो तो तुमको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे, मतलब ट्रीटमेंट तुमको देंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, बट तुम्हारा स्टेटस जो काउंट करेंगे वो डीम्ड रेसिडेंट बोलेंगे। कब, देख कंडीशंस क्या है, तुमको अब कब डीम्ड रेसिडेंट मानेंगे, शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, कब तुम इंडियन सिटीजन हो। फर्स्ट कंडीशन तुम इंडियन सिटीजन हो। सेकंड कंडीशन तुम्हारी टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन रिसोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, तुम किसी भी दूसरे कंट्री में लायबल टू पे टैक्स नहीं हो, ठीक है। तुम किसी भी दूसरे कंट्री में लायबल टू पे टैक्स नहीं हो, इंडिया में ही हो सिर्फ। और उसके साथ साथ तुम्हारे ऊपर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब तुम ऊपर वाले कंडीशंस में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। फिट नहीं बैठ रहा है मतलब 182 डेज तुम रह नहीं रहे हैं, 120 दिन तुम रह नहीं रहे हैं, समथिंग कुछ भी फिट नहीं हो रहा है, तो तुम रेसिडेंट नहीं काउंट हो रहा है। लेकिन तुम क्या ना इंडियन सिटीजन है, और उसके बाद तुम्हारा इनकम फ्रॉम इंडियन रिसोर्सेज कितना है, 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है। इंडियन इनकम अदर देन द फॉरेन रिसोर्सेज इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो इन सच ए केस क्या हुआ, तुम रेसिडेंट कब होते, 120 दिन या 365 दिन स्टे करता, या फिर 182 डेज स्टे करता तो रेसिडेंट होता। इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है ना। देखा, अब समझ फिर से, डीम्ड रेसिडेंट मतलब क्या हुआ, डीम्ड मतलब आई एम अज्यूमिंग यू आर ए रेसिडेंट, बट तुम रेसिडेंट है नहीं। रेसिडेंट है नहीं मतलब क्या हुआ, ये पहले ही बोल दिया, तुम्हारे ऊपर सेक्शन 6 सब सेक्शन और अप्लाई नहीं हो रहा। अप्लाई नहीं हो रहा मतलब तुम उसका जो कंडीशन है वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे, कम रह रहा है स्टे तुम्हारा, तो इन सच केस तुम रेसिडेंट नहीं होगा। नॉर्मली हम सीधा स्टेट अवे क्या बोल देंगे, नॉन रेसिडेंट, तो बोलता नहीं नहीं नॉन रेसिडेंट नहीं, ये चीज चेक कर लो, हम तुमको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे क्योंकि तुमसे हम टैक्स लेंगे। तब तुम पहली बात इंडियन सिटीजन हो, दूसरा पार्ट तुम्हारी इनकम अदर देन द फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज 15 लाख या उससे ज्यादा है, तुम किसी भी दूसरे कंट्री में लायबल टू पे टैक्स नहीं हो, डबल टैक्सेशन आ ही नहीं रहा है, सिर्फ इंडिया में टैक्स देना है, ठीक है। हम तुमको रेसिडेंट काउंट कर लेंगे तो क्या होगा, तुम अगर दूसरे कंट्री में भी हो तो वहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा, यहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा, तो तुम इंडियन सिटीजन हो ना, तुम्हारे बारे में थोड़ा सोचेंगे, तो हम तो पहले ही बोल दिए, देख तुम किसी दूसरे कंट्री में लायबल टू पे टैक्स नहीं है, तो मेरे कंट्री में इनकम कमाओ तो टैक्स देके जाओ, तो हम तुमको डीम्ड रेसिडेंट मानेंगे और ट्रीटमेंट तुमको क्या देंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो याद रखना थ्योरी के लिए, ये बेसिकली तुमसे पूछेगा तो थ्योरी में पूछेगा, नहीं सम्स में नहीं पूछेगा, सम्स में इसमें बनता ही नहीं है सम्स। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाओ, अब हम लोग मोरलेस रेसिडेंशियल स्टेटस में कैलकुलेशंस इंडिविजुअल का कैसे करते हैं वो समझ चुके हैं, अब अपने सम्स के थ्रू मूव ऑन करने वाले, तो सम्स के थ्रू मूव ऑन करने वाले, तो चलो एक सम्स में आओ। एक सम तुम लोग को हम दिया था ना लास्ट, जो ईयर प्रॉब्लम था शायद, हाँ चलो इसी को डिस्कस, हाँ अभी करवा रहे हैं वही सब करवा रहे हैं। देख 2024, अच्छा वो सब होमवर्क दिया था, अच्छा एक बार 24 करते हैं सीसीएफ का, उसके बाद मूव करेंगे। देखो यहां पे ध्यान दो, तुम लोग का लास्ट सीसीएफ में जो पहला एग्जाम हुआ था 2024 में, उसका क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसमें, एक बार जस्ट रीड। हाँ क्वेश्चन ना, वो हम तुम लोगों को पीवाईक्यू मतलब वो क्वेश्चन भेज दिया था, उसमें है देख, अब इसको बाद में हम इसमें ऐड कर दिया था। पीडीएफ भेजा हुआ ग्रुप में, हम भेज देगा वापस, एक बार यहां से देख ले, हाँ रिसेंड कर देना। हाँ वो हम बोला तो वो तुम लोग को समझाया हुआ नहीं ना, इसलिए हाँ करेंगे एकदम समझेंगे। हाँ स्पेस छोड़, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, ज्यादा नहीं छोड़ना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये मिस्टर कयाल जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है, जैसे ही तुमको सिटीजन ऑफ इंडिया दिख जाए ना, तुरंत अपना एंटीना ऑन कर लेना, यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है। क्या है बोल रहा है कि ये लेफ्ट इंडिया, इंडिया को सबसे पहले कब छोड़ा, 2 मई 23 को छोड़ा, ठीक है। वापस इंडिया में कब आया, टिल 31 मार्च 24 नहीं आया, मतलब 1 अप्रैल 24 को आ गया, ठीक। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 16,55,300, ही हैज नो इनकम फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज, ठीक है। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। इसको चेंज कर देते हम लोग,
चेंज मतलब तुम लोग के अकॉर्डिंगली कर दे, तुम लोग के लिए तो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा ना, तुम लोग के असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता है। ये असेसमेंट ईयर तुम लोग के लिए क्या एप्लीकेबल होगा 25-26, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा चेंज कर देता है, ये सपोज कर लो 24 हो गया, ये सपोज कर लो 25 हो गया। अब पढ़ते हैं, ये बोला इंडिया को सबसे पहले वो 2 मई 24 को छोड़ दिया और इंडिया में टिल 31 मार्च 25 तक नहीं आया। तुमको बताना है इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, इसकी इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरेन रिसोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 15 लाख से ज्यादा है। ये हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे पता है, हम लोग सबसे पहले ये डीम्ड रेसिडेंट आ जा रहा है, देख चेक कर, सारा फिट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले चेक कर क्या हुआ, ये पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है ना, लिख रहा है इंडियन सिटीजन है, पहला पॉइंट इंडियन सिटीजन है। हम लोग देखो डीम्ड रेसिडेंट में क्या था, पहला पॉइंट ही फिट हो रहा था, यहां से रिलेट करो तुरंत समझ में आएगा। हम लोग को पहला पॉइंट ही मिल रहा था कि भाई वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा था, उसकी टोटल इनकम अदर देन द फ्रॉम फॉरेन रिसोर्सेज 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, वो भी है। तीसरा कंडीशन, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, वो भी फिट हो रहा है क्योंकि वो उसका किसी अदर कंट्री में इनकम ही नहीं है, तो नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। तीनों कंडीशन फिट हुआ, इसका मतलब वो डीम्ड रेसिडेंट है। लेकिन पहले इसके बाद एक कंडीशन और चेक करो तब डीम्ड रेसिडेंट बोलना। अगर वो 6(1) का कंडीशन ही सेटिस्फाई कर लिया तब तो रेसिडेंट बन जाएगा। वो कर रहा है क्या, वो चेक कर लेते हैं, हाँ वो चेक करते हैं, अगर वो कर रहा होगा तो ठीक है। तो यहां पे आओ, सबसे पहले वो बंदा क्या कंडीशंस चेक कर रहा है, खाली एक बार चेक करते हैं, फिर लिखने का तरीका बाद में समझेंगे। यहां पे वो बंदा इंडिया को कब छोड़ा, 2 मई 24 को, किस पर्पस के लिए छोड़ा पता है, कहां बोला एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ नहीं बोला है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस वगैरह कुछ नहीं बोला, ठीक है। एनीवे अपने सबसे पहले स्टे चेक करेंगे, स्टे कब का चेक करेंगे 24-25 का, तो 24-25 तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना होना चाहिए चेक करेंगे। तो प्रीवियस ईयर मतलब 1/4/24 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 25 को एंड होगा। इस पीरियड में उसका स्टे कितना था, वो 2 मई तक इंडिया में था, 2 मई तक इंडिया में था, इसका मतलब अप्रैल में इंडिया में था। अप्रैल में कितना दिन, 30 दिन, और मई में कितना दिन, 2 दिन, मतलब 32 डेज इंडिया में स्टे किया। प्रीवियस ईयर में 60 + 365 भी नहीं होगा, 182 तो है ही नहीं, 120 + 365 भी नहीं होगा, इसके लिए तो 120 + 365 अप्लाई हो रहा था ना, नहीं वो भी नहीं हो रहा था। जो भी बेसिक कंडीशन, सुनो बेसिक कंडीशन अप्लाई हो रहा है, 6(1) अप्लाई हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा है ना, नहीं अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग डीम्ड रेसिडेंट का सारा कंडीशन फिट हो गया। चेक कर, सारा कंडीशन 1 to 1 सारा कंडीशन फिट हुआ। ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद उसका टोटल इनकम अदर देन द फॉरेन रिसोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है, ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री एंड ऑल्सो 6(1) डज नॉट अप्लाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द कंडीशंस ऑफ बिकमिंग डीम्ड रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, इसका मतलब ही इज अ डीम्ड रेसिडेंट। नहीं ऑर्डिनरी कैसे बोल सकते, ऑर्डिनरी के लिए तो 6(1) का कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और 6(1) के साथ साथ खाली 6(1) से भी नहीं होगा, 6(1) के साथ साथ 6(6) भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये डीम्ड रेसिडेंट है, ये पूरा का पूरा चीज अपने वहां छाप देंगे। चलो लिख लेते हैं, एक काम करो तुम लोग ये सब टैक्स ना एक दूसरे से डिस्कस किया करो, तब अच्छे से याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। हाँ अरे इसमें तो बच्चा लोग सीसीएफ में अच्छा सम दे दिया, इसमें बच्चा लोग गलती कर देगा। हाँ देखो सबसे पहले आओ, हम लोग यहाँ पे आते हैं 24 सीसीएफ का सम कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को सम में क्या दिया हुआ था उसमें आते हैं। सम में हम लोग को दिया हुआ भाई इसका स्टेटस बताओ ना, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। तो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने जाएंगे तो इन सच अ केस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टे ऑफ मिस्टर दयाल ड्यूरिंग 24-25 कितना है, पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये जब 25 ये फाइंड आउट करेंगे तो अप्रैल 24 में उसका स्टे कितना था 30 डेज, मई 24 में उसका स्टे कितना था 2 डेज, बस दैट्स इट। और उसके बाद पूरे 24-25 में उसका स्टे कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब वो कब तक नहीं आया था, 31 मार्च 25 तक आया नहीं था। तो उसका टोटल स्टे
ड्यूरिंग द ईयर 24-25 इज ओनली 32 डेज। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ही इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पहला तो ये हम लोग ये बता दिए, मतलब ये बेसिक कंडीशंस में कुछ भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला कंडीशन टू बी अ डीम्ड रेसिडेंट यहां पे आया, लेकिन अभी हम लोग डीम्ड रेसिडेंट बोल नहीं सकते। अभी हम लोग और भी फर्दर चेक करेंगे। हम लोग क्या चेक करेंगे? एक तो ये लिख दिए ही इज नॉट सेटिस्फाइंग एनी कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अब उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट लिखेंगे ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, his total income during previous year 24-25 other than from foreign resources exceeds rupees 15 lakhs, that is rupees कितना हो जा रहा है? कितना दिया हुआ है? 16,55,300 16,55,300। नेक्स्ट, he is not liable to pay tax in any other country। इन एनी अदर कंट्री। तो ये जो चार कंडीशन हम लोग चेक किए, ये चारों कंडीशन कौन सा सेक्शन प्रिस्क्राइब करता है? अगर तुम लोग इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन वाइज इंफॉर्मेशन लिखोगे ना, फुल मार्क्स मिल सकता है। तो देख कौन सा सेक्शन इस चीज को प्रिस्क्राइब किया, एक बार आओ देखो। डीम्ड रेसिडेंशियल पार्ट में जाओ, एक सेक्शन दिया होगा, सिक्स सबसेक्शन 1A है ना। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे is satisfying all the conditions of section 6 subsection 1A hence treated as deemed resident for the assessment year 25-26 in relation to previous year 24-25 in relation to previous year 24-25। समझ में आया? ये 5 नंबर का सम था। हो जाएगा, अभी तुम लोग पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। धीरे धीरे जो चार सम करेगा ना, तुम लोग समझ में आ जाएगा कैसे हो। क्यों क्या ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो नेक्स्ट सम में आता। कुछ होमवर्क दिए थे, पहले उसको डिस्कस करेंगे। होमवर्क हम लोगों का था, देखो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में क्या बोल, एक से ले अच्छा चलो आओ देखो, कुछ हम होमवर्क दिया था तो उसको सॉल्व करते हैं। 2013 का सम था, 2012 का सम था। 2012 का सम एग्जैक्टली सेम था 2022 में पूछा था। ये सीयू के प्रॉब्लम से सारे। तो देख पहले अपने 2013 का ही सम करते हैं। देख इसमें 2013 में क्या बोला है, ये मिस्टर आशीष जो है वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है। इज एम्प्लॉयड विथ एबीसी लिमिटेड एट कोलकाता। कोलकाता में एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वहां पे एम्प्लॉयड है। He left India for the first time on 30 June 23। 30 जून 23 को इंडिया को लेफ्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर कंपनी।
ठीक है, इन यूएसए, मतलब एबीसी लिमिटेड का यूएसए में कोई ब्रांच होगा, वहां काम करने के लिए गए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ही केम बैक टू इंडिया ऑन 1 जनवरी 25। उसका स्टेटस पूछा है। पहला काम तो हम लोग को यही करना है कि भाई इसका टोटल स्टे कैलकुलेट करना है 24-25 में, पहला काम तो यही करना है। तो चलो पहले यही करते हैं। 2013 में सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे भाई मिस्टर आशीष का स्टे कितना था। स्टे ऑफ मिस्टर आशीष ड्यूरिंग 24-25। पहला काम 24-25 में उसका स्टे कितना है हम लोग वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो फाइंड आउट जब हम लोग करेंगे तो हम लोग सबसे पहले ले लेंगे भाई, वो ध्यान दो 24-25 में इंडिया में कब था। अप्रैल मई जून, नहीं देख 30 जून 23 को तो इंडिया को छोड़ दिया। तो देख 24-25 का नहीं, 24-25 का मतलब क्या हुआ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 24 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 25। अभी इस बाउंड्री एरिया में ही बात करना है, इसके ना पहले का बात करना ना बाद का बात करना। तो 1 अप्रैल 24 के पहले तो वो इंडिया में था ही नहीं, 30 जून 23 को छोड़ दिया था, मतलब इस दिन इंडिया में नहीं है, वो नहीं है ना। कब इंडिया में आया, इस पीरियड में आया भी क्या, आया इस पीरियड में 1 जैन 25 को इंडिया में आ गया। 1 जैन 25 तो इसी के अंदर फॉल करेगा, करेगा ना फॉल। तो इसका मतलब जनवरी 25 इंडिया में था, फेब 25 इंडिया में था, मार्च 25 इंडिया में था, ये 3 महीना तो इंडिया में था। 24-25 में तो ले लेते हैं इसको। तो 24-25 में उसका स्टे जो था जैन 25, कितना दिन इंडिया में स्टे किया, 31 दिन। जिस दिन आया वो दिन भी तो काउंट करेंगे, ठीक है, 31 दिन। फेब 25 लीप ईयर है क्या 2025, नहीं, तो 28 दिन फेब में इंडिया में था। मार्च 25 की बात करें तो 31 दिन इंडिया में था। टोटल स्टे कितना है 90, हाँ 90 डेज। तो इसका मतलब 182 डेज से कम है। अब सबसे पहले क्या ये हम लोग ये चेक करें कि भूमि से पूछते हैं, भूमि ये चेक करे कि वो 365 दिन 4 साल पिछले इंडिया में था कि नहीं था, कि नहीं चेक करे। क्यों नहीं चेक करेंगे, इसको तो पता नहीं है, नहीं देख एम्प्लॉयमेंट पे लिए गया था, लेकिन अपने स्टेटस देखते हैं जिस प्रीवियस ईयर में कैलकुलेशन कर रहे हो, क्या उस प्रीवियस ईयर में इंडिया के बाहर है एम्प्लॉयमेंट में, इंडिया में तो आ गया ना, तब वो सारा एक्सेप्शन खत्म। इंडिया में आ चुका है, वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में है, एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुका है, तो इन सच केस क्या होगा, वो एक्सेप्शंस फॉल नहीं करेगा। एक्सेप्शंस कब अप्लाई होता है, जब वो प्रीवियस ईयर में इंडिया के बाहर हो एम्प्लॉयमेंट पर्पस में, उस ईयर में हो, तब अपने कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग 182 डेज से कम है तो दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। तो दूसरा कंडीशन क्या है, 160 डेज ड्यूरिंग ड प्रीवियस ईयर वो है, प्लस पिछले 4 सालों में 365 दिन वो भी होगा। तो चलो 160 डेज नहीं, 365 डेज, 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज। तो अब अपने देखेंगे दूसरा कंडीशन, स्टे ड्यूरिंग फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। हम PPYS लिख दिया, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, ध्यान रखना प्रीसीडिंग पर जरूर यूज करना। और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो एक तो होगा प्रीवियस ईयर, दूसरा होगा डेज। तो हम लोग यहां पे अगर बात करें तो भाई वो प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रीवियस ईयर कंसीडर करेंगे, 24-25 तो करंट है, तो एक होगा 23-24, 22-23, 21-22, 20-21। अब अपने आते हैं डेज में। तो डेज में देखो यहां पे वो इंडिया को फर्स्ट टाइम कब छोड़ा, 30 जून 23 को। तो 30 जून 23 कौन से ईयर में फॉल करता है, 23-24। 23-24 में फिर उसके बाद वो इंडिया में नहीं आया, तो 23-24 में 30 जून तक तो था, अप्रैल मई जून। तो अप्रैल मई जून कितना दिन हो जाता है, अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन, जून का 30 दिन, 91 डेज। 23-24 कब से स्टार्ट होता, 1 अप्रैल 23, एंड होता 31 मार्च 24। तो 1 अप्रैल 23 को इंडिया में था ना, 30 जून को छोड़ा, तो अप्रैल था, मई था, जून था, उसके बाद नहीं था। इसका मतलब अप्रैल में जून ले लिया अपने, अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन, जून का 30 दिन, टोटल 91 डेज था। 22-23 में इंडिया में था,
पहली बार इंडिया को 30 जून 2023 को छोड़ा है, यानी पूरा था। तो 22-23 बस ध्यान दे देना, लीप ईयर है क्या 2023, क्योंकि 22-23 मतलब फैब फॉल करेगा 23 में, नहीं है, 365 दिन। उसके बाद 2022 लीप ईयर है क्या? नहीं है ना, ना, 365 दिन। 2021 भी लीप ईयर नहीं है, ये भी 365 दिन टोटल। वन 186 डेज। देखो यहां पे अगर हम लोग चेक करें तो मोर देन या इक्वल टू 60 डेज, कंडीशन सेटिस्फाइड है ये। प्लस यहां पे अगर अपने चेक करें तो क्या हो रहा है, मोर देन या इक्वल टू 365 डेज, दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है। ये हाँ, इसका मतलब ये क्या हो गया, रेसिडेंट हो गया। क्लियर है? तो अपने लिख देंगे एज इज सेटिस्फाइंग second basic condition of section 6 subsection 1 hence treated as रेसिडेंट। अभी सिर्फ रेसिडेंट लिखो, क्योंकि तुमको तो अभी फर्दर भी चेक करना है, क्योंकि रेसिडेंट है। अब ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है ये भी तो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, टू चेक फर्दर हाँ, तो देख तेरे को किस तरह लिखना पड़ेगा हम बताते हैं। नहीं नहीं, वही तुम बता रहे, तुम प्रोसेस भी ना। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, दरकार नहीं है इसमें, तुम इसमें नहीं लिखना होगा। इसमें तो साफ समझ रहा, फर्स्ट टाइम इंडिया को 30 जून को छोड़ा 23 को, इसका मतलब उसके पहले इंडिया में ही था। तो बट ऑब्वियस बात है, इसका मतलब वो मोर देन 730 डेज भी रहेगा, और उसके साथ साथ 2 प्रीवियस ईयर से ज्यादा प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट भी रहेगा। तो हम उस तरह कहानी बना के लिख देंगे, सिंस ही इज लिविंग द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 30 जून 23, सो ही मस्ट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, दैट इज व्हाई ही इज अ और ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लिख सकते हैं ऐसे, एकदम लिख सकते हैं। तो चलो वैसे ही लिख देते हैं ना। अब तुम चाहे तो नहीं नहीं, तुम चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं और नॉर्मली लिख दे। हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं, एज मिस्टर आशीष लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये सब तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो लिख रहे हैं वही लैंग्वेज यूज करना है। लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम on 30th June 23. So he must satisfy both the additional conditions of section 6 subsection 6। बस इतना समय हो गया, पूरा कहानी नहीं लिखना पड़ा। Hence treated as, बट क्या होता है ना, एक चीज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हम बताते हैं, जो सीयू है ना बहुत गलत तरीके से चेकिंग करता है। ये हम लोग को लग रहा है जैसे सीए एग्जाम में तुम लिखेगा ना परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी दिख रहा है क्या प्रॉब्लम है, ऑब्वियस सा बात है, सही है। लेकिन सीयू एग्जाम का नाम बोल नहीं सकता है। नहीं तो फिर तुम लोग को पूरा डिटेल बना के लिख देना। अरे टैक्स का पेपर में ना, अगर तुम लोग को पेपर आता है ना, बहुत टाइम बचेगा, आराम से बचेगा पेपर। जब तुम लोग पूरा अभी सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके तुम लोग को मॉक टेस्ट लेगा, तुम लोग आराम से तुम इसको 2 घंटे में पेपर पूरा कंप्लीट कर देगा। तो बस 1 घंटा सरप्लस बचेगा पूरा कहानी ये सब लिखने के बाद। नहीं तो पेपर देख, अगर तू पूरा करके जाएगा तो उसी में से आएगा, और सीसीएफ का पेपर इजी देता है, और इजी होता ही है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग कॉस्टिंग का पेपर भी इजी था। हाँ, हम देखा था। जो पढ़ के गया था, तुम लोग पढ़ के नहीं गया था? ये तो पढ़ी थी, मेरे से डाउट भी पूछ रही थी। कोई बात नहीं, इस बार कॉस्ट टैक्स अच्छा कर दे। इस बार तो तुम लोग ऑफलाइन कर रहे हैं पूरा। और ये तो बच्चा सप्ली ले आया। वैसे सीयू में अगर सप्ली आना चालू हो गया ना, तो बच्चा लोग पढ़ना चालू कर, या सीयू पेपर स्टैंडर्ड का देने लग जाए तो बच्चा पढ़ना चालू कर दे, फिर ये मैराथन का भूत उतर जाएगा सबका। कोरोना आके बर्बाद किया, नहीं तो सिलेबस फिर भी मतलब ठीक था थोड़ा। चलो लिखो, हैंस ट्रीटेड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर। ये वर्डिंग ध्यान रखना ऐसा लिखने का कि ट्रीटेड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इन रिलेशन टू द प्रीवियस ईयर 24-25। फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 in relation to the previous year 24-25। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट होमवर्क क्या था अपना, देख। नेक्स्ट होमवर्क हम लोग का था 2012 में भी पूछा गया, 2022 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें एक पार्ट हम तुम लोग को बोल दिया था, ये पार्ट छोड़ दो, क्योंकि ये पार्ट अभी ना थोड़ा देर बाद अपने समझेंगे, आज ही समझेंगे। तो देख यहां पे क्या बोल रहा है, प्रज्ञा अ सिटीजन ऑफ जापान, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, कोई एक्सेप्शन का बात ही नहीं करना है, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट टाइम आई 10 अगस्त 19 को एंड 5 मार्च तक रही 2020 तक, फिर इंडिया में आई अलग अलग दिन के लिए, ठीक है। बोल रहा उसका स्टेटस बताओ 25-26 में क्या था, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। 2012 या 2022, देखो सबसे पहले हम लोग उसका स्टे फाइंड आउट करेंगे, किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में उसका क्या स्टे है ये फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे स्टे ऑफ प्रज्ञा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25। तो साफ साफ दे दिया क्या, 24-25 में उसका टोटल स्टे 62 डेज था, यहां तो साफ साफ दिया हुआ इक्वल टू 62 डेज। मतलब 300 मतलब 182 डेज तो नहीं है, और एक्सेप्शन है ही नहीं, क्योंकि तो अदर कंट्री की सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है ही नहीं, तो हम इनको कोई एक्सेप्शन में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं, तो इसका मतलब एक पार्ट तो सेटिस्फाइड हो रहा है, दैट इज मोर देन या इक्वल टू 60 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अब अपने आते हैं दूसरे पार्ट में, जो प्लस में रहेगा, वो क्या है, स्टे ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। तो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में उसका स्टे फाइंड आउट करेंगे, जो कब कब होगा, 23-24 में, 22-23 में, 21-22 में, 20-21 में। तो ये भी शायद साफ साफ हम लोगों को दिया है, नहीं 24-25 के जस्ट पहले का 4 साल ना, एक तो 23-24 होगा, 22-23 होगा, 21-22 होगा, 20-21, ठीक है ना। तो डेज शायद दिया हुआ है ना कैलकुलेट करके, कितना कितना बता, 415। तो 415 का मतलब हुआ मोर देन या इक्वल टू 365 डेज। मतलब ही सी सेटिस्फाइंग सेकेंड बेसिक कंडीशन ऑफ 6(1). इसका मतलब क्या हुआ, रेसिडेंट है। तो पहले तो ये लिख देते हैं, सी सेटिस्फाइंग सेकेंड बेसिक कंडीशन of 6(1), hence resident। अब सिंस रेसिडेंट है तो यहीं पे नहीं रुकेंगे, 6 भी चेक करेंगे। तो उसके लिए देख लेते हैं,
हो गया, कर लिया ना यहाँ तक? तुम भी होमवर्क कर लिया था, मतलब पूरा वीडियोस देख ही लिया था? इस वीडियो में तो साउंड का प्रॉब्लम नहीं था ना, फर्स्ट वाले में था। तुमने तो क्लास ही कर लिया। लेकिन जब तुमको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी भी बताना है तो यहाँ पे क्यों इतना ज्ञानी? नहीं 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 नहीं, 23 क्यों होगा? प्रीवियस ईयर के बेसिस पे चेक करते और असेसमेंट ईयर के बेसिस पे। तो ध्यान रखना, तेरा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम है। 24-25 प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर 25-26 है। हाँ 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 हाँ, नहीं प्रीवियस ईयर 24-25। हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल लिखा नहीं की दरकार नहीं, अभी तो अपने को सेकंड 6 चेक करना है। तो अब आ जा नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में अपने आ जाते हैं कि अब उसका 6 का कंडीशन चेक करना। फर्स्ट टाइम इंडिया में 10 अगस्त 2019 को आई है, और फिर कब कब आई है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं चेकिंग सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। तो यहां पे जब ये चेक करेंगे हम लोग को 10 साल चाहिए, तो हम लोग यहां पे ले लेंगे प्रीवियस ईयर्स। कब कब प्रीवियस ईयर होगा? एक होगा 23-24, दूसरा 22-23, हो गया ना सर? 14-15 लास्ट है ना, ठीक है। 10 साल हो गया। अब हम लोग यहां पे देखेंगे उनका स्टे। तो स्टे के लिए हम लोग को कुछ स्टे तो यहीं से पता है, 85 डेज, 100 डेज, 110 डेज, 120 डेज। अब इसके बाद आओ 19-20 में कितना दिन स्टे किया गया? 19-20 की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टाइम इंडिया में प्रज्ञा कब आ रही है? 19-20 में तो आ रही है 10 अगस्त 19 को। और कब तक रही इंडिया में? 5 मार्च 2020 को, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो 19-20 में उसका स्टे कितना था, ये बस कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं कैलकुलेट करना। तो 19-20 का स्टे देखो इंडिया में 10 अगस्त को आ रही है। अगर 10 अगस्त को आ रही है इसका मतलब क्या हुआ, वो पहले तो थी नहीं, अगस्त मंथ का काउंट करना है। अगस्त में कितना दिन होता है? 31 दिन। 31 दिन में तुम कितना दिन काउंट करेगा? 10 दिन हटा दे एक बार, तो 10 दिन हटाया तो कितना हो गया? 21 दिन। हाँ 10 को भी लेंगे, अब एक बार नॉर्मल कैलकुलेशन बता रहा है। 31 में 10 दिन हटाया तो 21 दिन हुआ। 21 दिन में 10 को भी तो काउंट करना है, इसका मतलब क्या? 22 दिन। तो ड्यूरिंग अगस्त वो 22 दिन स्टे की है। एंड इसके साथ साथ 22 डेज अगस्त, सितंबर में, अक्टूबर में 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जैन 31, फेब 29 डेज और मार्च 5 दिन। ये कहीं कल कैलकुलेशंस दिखा देना। तो टोटल 209 दिन है। ये हम तो ऐसे ही रफली इधर कर दिया, तुम लोग कहीं भी वर्किंग्स में दिखा देना कि 19-20 में उसका टोटल स्टे अप्रैल में जो भी होगा, सितंबर अक्टूबर इतना इतना दिन था। 209 डेज हो गया ना। तो इसको हम लोग यहां पे लिख दिया 209 डेज। अब तुम बता मेरे को देवांश, इसके बाद 18-19 में कितना दिन स्टे किया? एक क्वेश्चन तो है तेरे पास, चेक कर। भाई पीडीएफ में क्यों देख रहा है? ये तो रहा। एक खुशी से भी पूछे, तुम ही तो कर चुके हैं। अच्छा तुम भी कर चुका है। इंडिया में फर्स्ट टाइम तो 10 अगस्त 19 को आया, यानी उसके पहले तो था ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब 0 डेज।
अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि भाई उसका स्टेटस क्राइटेरिया मैच हो रहा है क्या। तो स्टेटस क्राइटेरिया में जाएंगे, देख 23-24 में 85 डेज स्टे किया, तो एक बार उसके पिछला 4 साल को काउंट कर ले। 60 + 365 हो रहा है क्या, हो रहा है ना, इसका मतलब रेसिडेंट है। दूसरा कंडीशन 100 डेज, तो उसके पिछले 3 सालों में क्या 365 दिन हो रहा है, हो रहा है ना, मतलब 60 + 365 रेसिडेंट। तीसरा क्राइटेरिया 110 दिन, उसके पहले का 4 साल नहीं है, लेकिन ठीक है 2 साल तो है, 365 दिन हो रहा है, इसका मतलब नॉन रेसिडेंट। यहां पे नॉन रेसिडेंट, यहां पे रेसिडेंट। 209 दिन है इटसेल्फ में, 180 डेज से ज्यादा हो गया रेसिडेंट। इसके पहले तो था ही नहीं, थी नहीं इंडिया में, इसका मतलब सब में नॉन रेसिडेंट है। लेकिन देखो 2 सालों, पिछले 10 सालों में 3 साल में सी इज अ रेसिडेंट, 2 का कंडीशन है। अब आएंगे उसका टोटल स्टे तो काउंट किया हुआ है, तुम लोग यहां पे भी देख सकते हैं, इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आता है, स्टैट्स तो किया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, ऐड ऑन होता जाता है ना। सेम चीज यहाँ पे क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, एकदम सही। क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ डेज कितना हुआ, 85, 85 + 100 185, देन 185 + 110। ओ नहीं, यहाँ पे उसको सब चीज दिखेगा साफ साफ। और 295 + 120, एग्जामिनर को दिख रहा है कि क्या ये लोग कैलकुलेशंस किया। 215 + 209 624। तो अभी तक अपने 5, जैसे यहाँ पे 730 आ जाता, तुम लोगों को क्या दिखा 730 दिन वाला कंडीशन हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे 624 ही है, दैट इज लेस देन 730 डेज। और यहां पे क्या हो रहा है, मोर देन 2 years, 2 previous years as a resident। मोर देन 2 previous years as resident है, यहां पे लेस देन 730 डेज है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट सेटिस्फाइंग सेकंड कंडीशन। यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और हम लोग को तो एडिशनल कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यही क्या था तुम लोग आंसर। तुम्हें को पहले वाला भी वीडियो देखिएगा ना, फिर ये और ज्यादा क्लियर हो। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा एक कहानी लिख दो, एज ही इज नॉट सेटिस्फाइंग both the conditions of section 6 subsection 6 hence treated as resident but not ordinarily resident for the assessment year 25-26 in relation to the previous year 24-25। समझ में आइए, तो सम से ऐसा ही रहेगा जो स्टेटस फाइंड आउट करने वाला। अब एक पार्ट इसमें और आता है, वो अपने को समझना, उसको समझने का तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट। तो चलो उसको समझते हैं। हाँ हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम विथ रेसिडेंशियल स्टेटस। टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस को कंसीडर करते हुए। इसको बोला जाता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, तो देख बेसिकली तुम लोग क्या देखा, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था, 3 था। एक ROR रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीसरा नॉन रेसिडेंट, और एक था जो अभी ये बोली दैट इज अ डीम्ड रेसिडेंट। बट डीम्ड रेसिडेंट के लिए अपने क्या किए ना, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोला, डीम्ड रेसिडेंट बोल के कोई क्लॉज नहीं डाला है उसमें, हम क्या बोला था, उसको ट्रीट क्या करेंगे अपने,
नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ट्रीट करेंगे इनकम कंप्यूटेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे बेसिकली बोलने का मतलब क्या है ना, हम लोग को ये समझना होगा कि जो रेसिडेंट है, सपोज करें तुम लोग 3 जन हो ना, 3 जन को लेते हैं, तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तुम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तुम नॉन रेसिडेंट। अब देख क्या टैक्सेबिलिटी समझना है अपने को कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। तो देख इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर क्या बोलता है ना कि अगर कोई भी इनकम तुम इंडिया का हवा पानी यूज करके, एक इनकम में 2 चीज होता है, एक तुम अर्न करते हो, दूसरा तुम रिसीव करते हो। तो बोलता है अगर कोई भी इनकम तुम इंडिया में अर्न किए हो या रिसीव किए हो, तो हवा पानी तो इंडिया का यूज हुआ है ना, सबको टैक्स देना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस। तो तेरे लिए भी टैक्सेबल है, तेरे लिए भी टैक्सेबल है, तेरे लिए भी टैक्सेबल है, ठीक है। लेकिन रिसिप्ट का मतलब फर्स्ट रिसिप्ट होगा। फर्स्ट रिसिप्ट मतलब क्या हुआ, तुम जापान में कोई इनकम अर्न किया, जापान में रिसीव कर लिया, फिर यहां रेमिट कर दिया, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज रिसिप्ट इन इंडिया। क्लियर है ये चीज, वो रिसिप्ट इन जापान है, फर्स्ट रिसिप्ट होना चाहिए, ध्यान रखना, ये फर्स्ट रिसिप्ट नहीं था। तो एक चीज बता, इंडिया में इनकम मिला नहीं, इंडिया में इनकम कमाया नहीं, जापान में कमाया, जापान में रिसीव किया, तो इस पे टैक्स कौन देगा? नहीं नहीं, तुम ही लोग कमाया, तुम तीनों जन कमाया है, तो तुम लोग में से कौन कौन टैक्स देगा उसके ऊपर? ये तो साफ हाथ खड़ा कर दिया, हम तो नॉन रेसिडेंट, हम क्यों टैक्स देंगे? तुम भी नहीं देगा टैक्स, तुम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये था ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कहीं भी कमाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो इंडिया में ही रहता है, गंदगी तो इंडिया में फैलाता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, टैक्स तो इंडियन गवर्नमेंट तुमसे लेगा। मतलब इन सिंपल वर्ड ध्यान रखना, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को हर इनकम पे टैक्स देना है। अब तुम लोग का नॉट ऑर्डिनरी का समझना है और फिर नॉन रेसिडेंट का समझना है, तो पहले एक सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बैकग्राउंड, उसके बाद हम यहाँ पे लिखा देगा क्या करना है। सबसे पहला चीज, कोई भी इनकम अगर इंडिया में अर्न या रिसीव्ड हुआ है तो किसको टैक्स देना है? सबको टैक्स देना है। क्लियर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी इनकम इंडिया के बाहर ही अर्न हुआ हो, बाहर ही रिसीव्ड हुआ, कौन टैक्स देगा? सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट देगा और कोई नहीं देगा, ठीक है। कोई भी इनकम जो इंडिया के बाहर ही अर्न हो रहा है, बाहर ही रिसीव्ड हो रहा है, बट उसका बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता है, तो उस पर कौन टैक्स देगा? ये दोनों टैक्स, ये दोनों टैक्स देगा, और रेसिडेंट टैक्स देगा। कोई भी इनकम जो इंडिया के बाहर ही अर्न हो रहा है, बाहर ही रिसीव्ड हो रहा है, बट वो बिजनेस इनकम है विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो उस पर रेसिडेंट टैक्स देगा। हाँ हाँ, तो इंडिया में तो टैक्स बहुत ज्यादा है, कुछ नहीं कर सकता है। और जीएसटी तो सब कोई पे करता है, तुम भी पे करता है, हम भी पे करता है, कोई हर कोई, एक रिक्शा वाला भी पे करता है, वो जाके एक बिस्किट खरीद के लेके आ रहा है 5 रुपया का भी, उसमें भी जीएसटी दे रहा है, तो जीएसटी तो सभी कोई दे रहा है। और वैसे बहुत सारा कंट्री होता है जो डेवलप्ड हो जाता है तो टैक्स, जैसे दुबई टैक्स फ्री है, पता है ना, दुबई में कोई टैक्स नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ ना कि यहाँ पे अपने टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे तो निर्मला ताई तो लास्ट ईयर बजट में बोल दी थी, अगर टैक्स कम करने का बात क्या, इनकम कमाओ, ज्यादा इनकम कमाओ, टैक्स का क्या होता है, टैक्स तो देना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तो कमाओ ना, तो ऐसा मतलब एक अजीब तरीके से बोली थी, एग्जैक्टली क्या बोली तो वो हम भी नहीं बता पा रहे। हाँ सेंस नहीं, एकदम सेंसिबल सेंसिबल बात नहीं। अरे तो ये लोग बेवकूफी कर रहा है, कुछ कुछ ये लोग बेवकूफी करता है, उसी लिए सोचना। उस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली टैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड एज पर द रेसिडेंशियल स्टेटस। पहले आपने क्या समझे, कोई भी इनकम इंडिया में अर्न और रिसीव्ड हुआ है, टैक्स देना पड़ेगा सर। अर्न हुआ या रिसीव्ड हुआ, टैक्स देना है। इंडिया के बाहर ही अर्न और रिसीव्ड हुआ, तो फिर अब खाली ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा। इंडिया के बाहर ही अर्न और रिसीव्ड हुआ, उसका कनेक्शन बिजनेस से है जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा, मतलब ऑर्डिनरी को भी, नॉट ऑर्डिनरी को, नॉन रेसिडेंट टैक्स नहीं। बस दिस इज द सिस्टम। कोई भी पिछले प्रीवियस ईयर का, अपने 24-25 का कंपटीशन कर रहा है, अगर 23-24 का कोई इनकम तुमको मिल गया तो कोई इस प्रीवियस ईयर में काउंट नहीं होगा, टैक्स देना पड़ेगा तुमको। जिस ईयर का उसी ईयर का लेना है, तो तुम बोलेगा इसका मतलब हम उस पर टैक्स नहीं दे, एकदम देना पड़ेगा तुमको, टैक्स विद पेनल्टी देना पड़ेगा, लेकिन तुम इस प्रीवियस ईयर में काउंट नहीं करेगा, ठीक है। और हम लोग इस प्रीवियस ईयर की बातें कर रहे हैं। तो अब अपने आ जा, यहां पे हमारे पास 3 स्टेटस है, वन इज ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट। आज से रिलेटेड सम्स आएगा, रुकम बताएगा। ये एक बार छोटा सा लिख ले, वो जो बताया ना वो चीज लिख ले, ये सम नहीं करा रहा है।
तो एक अपने पास हो गया रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। इनकम अर्नड और रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम अर्न भी इंडिया में, अर्न इंडिया में हुआ या रिसीव्ड इंडिया में हो, कोई एक चीज इंडिया में हो गया, तो इन सच केस किसके लिए टैक्सेबल है? हम टैक्सेबल मतलब टी लिख दे रहे हैं, इसके लिए भी टैक्सेबल है, इसके लिए भी टैक्सेबल है, इसके लिए भी टैक्सेबल है। नेक्स्ट, इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड, और नहीं लिख रहा है क्योंकि और मतलब तो इंडिया में रिसीव्ड या अर्न कुछ हो जाएगा तो सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इसके डिवीजन में आ रहा है फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। इसमें कौन कौन टैक्स देगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी टैक्स देगा, ये टैक्स नहीं देगा, एंटी नॉट टैक्सेबल, या तो क्रॉस लगा दो। अच्छा, इसके बाद इसी में एक और डिवीजन, एनी अदर इनकम। एनी अदर इनकम मतलब समझा, बिजनेस से इनकम नहीं है जो इंडिया से कंट्रोल्ड नहीं है, तो इन सच केस क्या होगा? सिर्फ एक ही टैक्स देगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो टैक्सेबल फॉर ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तीसरा, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो देख, ध्यान दे, तुम्हारे प्रीवियस ईयर में वो पैसा इंडिया में आया लेकिन पहले का है, पास्ट है, तो इसका मतलब इस प्रीवियस ईयर का नहीं है, तो इस प्रीवियस ईयर का नहीं है तो कोई भी टैक्स नहीं देगा। भी टैक्स देगा, इस प्रीवियस ईयर को रिलेट करके टैक्स नहीं देगा। बस ये चार्ट अगर समझ के रखता है तो ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाला पार्ट इजीली हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये जो रिसीव्ड वर्ड था ना, इसमें स्ट्रेस देना, रिसीव्ड मतलब फर्स्ट रिसिप्ट होता है। रिसीव्ड मतलब फर्स्ट रिसिप्ट, ये हम लिख दे रहे हैं, ये ध्यान रखना, फर्स्ट रिसिप्ट होने से ही काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं करेंगे। डन, ये समझ में आया? ओके, चलो अब इससे रिलेटेड कैसा सम पूछता है, जैसे एक बार आ जाओ ना, अभी जो 2012 वाला सम किया था ना उसी में आओ, वो अब रिलेट कर जाएगा, वो दोनों चीज का मिक्सचर था, स्टेटस प्लस इनकम वाला पार्ट। ठीक है, क्या पूछा? अब पढ़ो इसको, तुम बता सकता है। तुम लोग सबसे पहले ये प्रज्ञा का स्टेटस क्या फाइंड आउट किया था? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, अब ये बोलेगा इस इनकम का टैक्सेबिलिटी बताओ, तो देखिए इनकम क्या है, सिंस प्रज्ञा इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब आओ क्या बोल रहा है, उसने इनकम कमाई 2.5 लाख की फ्रॉम अ बिजनेस इन जापान विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, टैक्सेबल है क्योंकि आपने क्या किए थे, इनकम अर्न और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल है, बस इतना ही बताना। ठीक है, सिंपली बता दोगे टैक्सेबल ड्यूरिंग
प्रीवियस ईयर 24-25। अच्छा देख, ये आ जा 2010 और 2021 में एक सम पूछा गया था, जो अभी तुम लोग को बताया एग्जैक्टली उससे रिलेट किया है। हाँ पूछ सकता है। आ सकता है, लेकिन अब जो तुम लोग कर लिया ना, बस ये इसमें और कुछ है ही नहीं, जो है यही है, तो तुम लोग कर लेगा। तब देख इसमें आ, ये सब में आ जा 2010 या 2021 क्या बोला है, अभी जो अपने कंसेप्ट समझे ना एग्जैक्टली उससे रिलेट कर रहा है। पूरे 24-25 में मिस नीलम सोनी हैड द फॉलोइंग इनकम, ठीक है। बोल रहा है बताओ ये इनकम उसके लिए टैक्सेबल होगी क्या, अगर वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, तो मतलब तीनों स्टेटस में बात करें नहीं क्लास में। हाँ वो तो जो अपने टेबुलर चार्ट अभी बनाए ना वैसा चार्ट बना दे। देख हम कैसे बनाएगा बताता है। फॉर्मेट ले लो, ईयर 2010 या 2021, जो फॉर्मेट अपने बताए थे अरे तुम लोग जैसे तीन स्टेटस अभी लिखा ना, तो वही तीनों स्टेटस लिखना है और उसमें बस बता देना, बैठा देना इनकम, बोल देगा अगर नीलम ऑर्डिनरी रेसिडेंट होती तो इतना टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगी तो ये अमाउंट टैक्सेबल होगा, बस उतना बताना। इसमें भी ना जैसे अभी तो तुम लोग थोड़ा थ्योरी के साथ कर रहे हैं, इसमें जैसे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है, सैलरी चैप्टर है, वो सब पूरा कैलकुलेशंस रहेगा, सम्स रहेगा। तुम लोग तो बोला ना कॉलेज में कुछ स्टार्ट किया है सैलरी, तो सब अलग अलग करा देता है, तो एक जन हाउस प्रॉपर्टी भी चालू कर दिया, तो ऑलमोस्ट पूरा टैक्स ही कंप्लीट कर दिया है, मोरलेस कर दिया। और तेरे तुम तो भवानीपुर में है ना, तो तुम तो जाता ही नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस नीलम सोनी फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, assessment year 25-26। particulars resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, non-resident। देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले ये तुम लोग से पूछते जाएगा, तुम लोग ट्राई करना, कोशिश करना आंसर देने का। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए, एक बार इसको कॉपी करते हैं, यहां पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर देना। पहला स्टेटमेंट क्या है, हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम नंबर लिख दे रहे हैं सिर्फ, तुम लोग भी चाहो तो भी नंबर लिख सकते हो। बता भूमि क्या होगा, ये किसके लिए टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी के लिए सिर्फ, ओके। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए, देखो कंडीशन क्या है, इधर अर्न इन इंडिया हो या रिसीव्ड इन इंडिया हो, इनकम कमाया कहाँ जा रहा है, इंडिया में, तो अर्निंग तो इंडिया में हो रहा है। जब अर्निंग इंडिया में हो गया तो टैक्स कौन देगा, तीनों देंगे।
तो इसका मतलब ये इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल है। 1 लाख अर्न तो इंडिया में हो गया ना, 1 लाख रुपया तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब तीनों कॉलम में 1 लाख लिख दो। इसका मतलब तुम ये बताना चाह रहे हैं अगर नीलम ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते तो भी ये टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी है तो भी टैक्सेबल है, और नॉन रेसिडेंट है तो भी टैक्सेबल है। अब आओ नंबर 2। बता देवांश क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चरल इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो देखो एक चीज ध्यान दो, पहला बात तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड होता है, सुना है ये, अपने पढ़ेंगे भी ये चैप्टर, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड होता है। लेकिन इंडिया का एग्रीकल्चरल इनकम है, इंडिया का है क्या? नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है। अब दूसरे बात में हो, इनकम अर्न कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया। रिसीव कहां हुआ? बिजनेस इनकम है? नहीं। तो इसका मतलब कौन टैक्स देगा? सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अगर नीलम का स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट है देन ओनली सी विल पे टैक्स ऑन ₹20,000। अगर नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेसिडेंट है तो इस इनकम पे ऊपर वो टैक्स नहीं देगी। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट थर्ड वन। आना समझ में? अब क्या कर रहे हैं अपने? नेक्स्ट देख क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया नॉट ब्रॉट इनटू इंडिया 3 लाख रुपया। मतलब इनकम अर्न कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में नहीं लाए मतलब रिसीव्ड भी कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इंडिया के बाहर ही ना, मतलब इंडिया के बाहर ही अर्न किए, इंडिया के बाहर ही रिसीव किए। ठीक है, बट बिजनेस कंट्रोल्ड इंडिया, तो कौन टैक्स पे करेगा? नॉट ऑर्डिनरी, दोनों पे करेंगे। ठीक है चलो, 3 लाख रुपया इज टैक्सेबल फॉर, अगर ऑर्डिनरी है तो भी टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी है तो भी टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट है तो नहीं टैक्सेबल। नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी इनकम accrued and received in India। इन लंदन, रुक जा एक मिनट, देख इनकम है, अर्न भी इंडिया से बाहर हुआ, रिसीव भी इंडिया से बाहर हुआ, आउट ऑफ विच 40,000 वाज रेमिटेड टू इंडिया। रेमिटेड से क्या मतलब है? हम तो बोला था फर्स्ट रिसीव, फर्स्ट रिसीव तो वन, यानी कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा, लेकिन एक जन तो पे करेगा ना, ऑर्डिनरी को तो ऑलवेज हमेशा पे करना है, वो पे करेगा। तो लिख लो फोर्थ वन अपना क्या हो गया, 1,30,000 ओनली, अगर उसका स्टेटस ऑर्डिनरी है तो ही टैक्स पे करना, नहीं तो नहीं पे करना। मतलब अगर तुम्हारा स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ना तो तुमको बहुत जगह टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब इसका मतलब तेरा डबल टैक्सेशन होगा। हाँ, लेकिन ना यहाँ पे क्या होता है ना, फिर उसके बाद भी तुम लोग तो अपने तो बीकॉम में तुम लोग पढ़ेगा ना, और थोड़ा एडवांस में जाएगा ना, तो कंट्री टू कंट्री के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटीज होती है। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस मतलब क्या हुआ, मेरा इनकम यहाँ पे तो एग्जाम्प्ट हुआ नहीं, इसका मतलब मेरे को यूएस में भी टैक्स देना है और इंडिया में भी टैक्स देना है, डबल टैक्स देना पड़ेगा। तो अपना इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, बोलता है नहीं नहीं तुमको यहाँ टैक्स नहीं देना, लास्ट में टैक्स लाइबिलिटी में एग्जेम्पशन, वो एडवांस लेवल ऑफ टैक्सेशन जो तुम लोग समझेगा ही नहीं अभी। अच्छा, इसके बाद आओ, फिर क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ अफ्रीकन कंपनी। ठीक है, अफ्रीकन कंपनी का डिपॉजिट पर इंटरेस्ट है, तो अर्न तो अफ्रीका में हुआ है, बट रिसीव्ड कहां पे हुआ, यानी टैक्स कौन देगा? सब टैक्स देगा। रिसीव्ड इंडिया में हो गया ना, अर्न और रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑल। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये 75,000 सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब सब स्टेटस के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बस इसको टोटल कर दो, दिस इज टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। $25,000। समझ में आया प्रोसेस? चलो अब एक छोटा सा सम देते हैं जो तुम लोग अपने आप करके दो।
ये सम, दिस वन 2015 है। इसमें कंबाइंड सम हो गया, स्टेटस भी बताना पड़ेगा, उसके बाद इनकम भी टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा ये भी बताना पड़ेगा। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हाँ तो अब तो जब 182 डेज स्टे कर लिया तो सिटीजन नॉन सिटीजन से कोई मतलब ही नहीं है। 182 डेज है, इसका मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एंड सिंस ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा इनकम तो टैक्सेबल हो जाएगा। बस एक फॉर्मेट बनाएगा तुम लोग, उसमें दिखा देगा ये इनकम और उसका टोटल कर देगा कि ये टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये चैप्टर तुम लोग का कंप्लीट हो चुका है। जो बचा कुछ समय होमवर्क करो और नेक्स्ट क्लास डिस्कस करके नया चैप्टर चालू करो। हाँ नेक्स्ट क्लास तो कॉस्ट है, मतलब